इंजीनियर अली मिर्जा साहब का सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। इस मौके के ऊपर इमरान रियाज के बारे में क्या ये कमेंट करना चाहिए था? सोशल मीडिया पर तूफान क्यों, इंजीनियर अली मिर्जा क्यों तनकीद की सद में? कल तक तारीफें करने वाली पीटीआई अचानक इंजीनियर अली मिर्जा की बुराइयां क्यों करने लगी? इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे काफी तनकीद शुरू हो गई है। तो ज़ाहिर तो इससे ये नजर आता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं उन्होंने क्लीन चिट दे दी नवाज शरीफ साहब को और वो तमाम लोगों को जिनके ऊपर माजी में करप्शन के इल्जाम लगते हैं। बहुत हाश बोलते हैं। पहले तो वो सिर्फ मौलवियों के बारे में या जो मजहब की दुकानें खुली हुई थी पाकिस्तान के अंदर उनके बारे में ज्यादा हाश बोलते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब उनको जिसका पड़ गया पॉलिटिकल कम्युनिटी का इस वक्त ऐसी जंग छिड़ी है। एक तरफ अगर एंकर इमरान रियाज के चाहने वाले हैं वो मिर्जा अली इंजीनियर को बुरा भला कह रहे हैं। What I felt about इंजीनियर मिर्जा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि it was not his intent to build that comment. आपको बड़ा मोहतात रहना चाहिए, खास तौर पर ये जो साफी बरादरी है इसके ऊपर कमेंट करने से पहले कि कौन कितना जानिबदार है और कौन कितना गैर जानिबदार है। इंजीनियर साहब अच्छे मौलवी हैं, दीन पर की दस्तरत है, लेकिन है मौलवी और जब भी एजेंसी खींचती है तो सबसे पहले मौलवियों को खींचती है, याद रखें। इंजीनियर अली मिर्जा साहब को मेरा ये पैगाम है, अगली दफ़ा वो भी इनके साथ ही काबे की छत पे चढ़ जाएं तो भी लोग यकीन नहीं करेंगे, ये साथ भी हों तो। जिस तरह आप पक्कियां देते हैं ना, बापों का नाम लेकर के मैंने पक्की दे दी, फिर को मैंने पक्की दे दी, ये आपकी फील्ड है पक्कियां देना। जितना आपका इल्म है उसके मुताबिक आप बात कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतनी वार्निंग देना चाहता हूं कि सियासत में आपका नॉलेज सिफर। तो अगर आप यहीं पे रुक जाएं तो मेरे ख्याल में बेहतर है, वरना फिर सियासत के मामले में हमें आपको पक्कियां देनी पड़ेंगी और मेरा ख्याल में ये बात भी ठीक नहीं है। जगह पर बंदा सी यार मोहम्मद अली मिर्जा तू अपने दीन दी गल कर, इस्लाम दी गल कर, लेकिन सियासत च कुदन का बहुत शौक है। कुदया और कुदया भी जाके मियाँ साहब की गोद दे विच बैठा, बल्कि इन्होंने बिठाया गया ले जाके, हाँ जी हैंडर ने खास इन्होंने बिठाया। खान साहब ने जो मॉडल ग्राउंड्स खड़ी की थी ना माजरत के साथ, वो उससे धड़ाम से नीचे गिर। वो क्यों चीख रहा है बार बार? आपने मैं बताया था ये चोर है, तो मैं इमरान रियाज मेरा स्टूडेंट है, मैं उससे पूछूं कि तुम्हें जब इन्होंने बताया था तो तुमने तहकीक क्यों नहीं की? तो खान साहब की गलतियों की एक लिस्ट है, ठीक है। तो ये गलतियां अगर पीटीए वाले नहीं मानते और कहते हैं खान उधर भी दुरुस्त था, खान इधर भी दुरुस्त है, तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने उसे मिनी पैगंबर डिक्लेयर कर दिया? तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। और अभी देखें, मैं कोई बात की है, मेरे को पुरानी वीडियो उठा के उसको ट्विटर पे डाल के, वो एक कब्र प्रस्त साफी है, मैं नाम नहीं लेता फिर बिल्कुल पर्सनल हो जाएगा, छोटू, वो छोटू जो कब्र प्रस्त एक साफी है पीटीआई का, ठीक है, जो एक उस फिरके से ताल्लुक रखता है जो मुर्दों को पुकारते हैं मदद के लिए, उसने मेरे खिलाफ एक ट्वीट चलाई कि जी इंजीनियर साहब को लगता है किसी ने नौकरी पे रख लिया। ये वो लोग जो खुद फैज हमीद की नौकरी करते रहे, ठीक है जी, इन लोगों ने मुझे ये कहना है, मैंने तो तुम लोगों को छोड़ा 2014 में कंटेनर पे इनकी नौकरी करने की वजह से था, तो मुझे तुम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां सिखाओगे? ठीक है, जो फैज हमीद की तनख्वाहों में पलते रहे ये सारे सहाफी और यूट्यूबर्स, ये आज हमें आगे बताएंगे और मेरे खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। एक बंदे ने एक ट्रेंड चलाया कि जी इंजीनियर साहब ने कोई ओहदा कबूल कर लिया है। वो लोग जो खुद इनके ओहदे कबूल करते हैं मुझे कह रहे हैं भाई माई फुट, कोई बड़े से बड़ा ओहदा। मैं इनके दौर के अंदर, खान साहब के दौर के अंदर मुझे भी अप्रोच किया गया, ठीक है, तो मैंने इनकी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ओहदे को एक्सेप्ट नहीं किया। अब तो मैंने क्यों करना है? मैं तो कभी भी इस सिस्टम का अहलकार नहीं बनूंगा जिसमें मुझे ये बू भी आ जाए कि इस काम के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। जिस तरह मैं अपनी तौहीद में और अहले बैत के दिफा में खालिस हूं ना, इस तरह ये मेरे जीन्स में है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का अहलकार नहीं बनूंगा कभी भी। जो भुट्टो भी बन गया, जो नवाज शरीफ भी बन गया, जो बेनजीर भी बनी और इमरान खान भी बन गया, ठीक है, मेरे जीन्स में है ये। मेरी जाती जिंदगी तो मैं कैमरे में नहीं डिस्कस करना चाहता, मुझे कितनी तकलीफें उठानी पड़ी है, मेरे बारे में कुछ सोचे भी ना कि मैं इनका अहलकार बनूंगा। अगरचे मुझे ऑफर हुई काफी दफा शुरू में, लेकिन जब उनको मेरी तबीयत का पता चला कि मेरी इज्जत उमर वाली तबीयत है, तो अब तो कोई इशारे से भी मेरे साथ बात नहीं करता, सीधी मैं शट अप कॉल दे देता हूं, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा थोड़ा सा सियासत के हवाले से, जो ऑलरेडी आप उससे काफी सारी बातचीत कर चुके हैं, दोबारा ना करें, उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं रही है। मैंने जितना खोल के बयान किया है ना, अब उसमें मजीद ऐड ना करें। अल्लाह से दुआ करें कि हम अपने सियासी लीडरों के पीछे अपनी आखिरत ना बर्बाद करें। बस हम अल्लाह रसूल को अथॉरिटी माने, सियासी लीडर्स को मजहबी पेशवा ना बनाए, बस ठीक हो गया। लेकिन मेरा उससे ना आपके अल्फाज के हवाले से थोड़ा सा तफज़ात थे, क्योंकि जब आप मियां साहब के लिए बात शुरू करते हैं तो आप उनके लिए ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अलाकार बने, और जब खान साहब की बात आती है तो आप कहते हैं वो गोद में बैठ के आया या गोद में बिठा के उनको लाया गया। तो इसके ऊपर मेरा आपसे है कि ऐसे अल्फाज, उसकी वजह बता दो क्या है, उसकी वजह क्या है? बड़ी इसको मुख्तसर, बहुत अच्छा है। अब बिलाल भाई इस हिस्से को भी उसमें जोड़ देना। उसकी वजह यह है कि वो लोग जो है ना, नवाज शरीफ, बेनजीर, जरदारी,
یہ اپنے اس بلنڈر کو مانتے ہیں. اسی لیے انہوں نے 2007 میں چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا ہے اور اس میں انہوں نے مانا ہے کہ ہم آپ کی خواہش کے لیے میں بول دیتا ہوں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے رہے. انہوں نے اپنی غلطی مان لی ہے. لیکن خان اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں خان اس وقت بھی ٹھیک تھا, خان اب بھی ٹھیک ہے. جس دن خان صاحب آگے اعلانیہ کہہ دیں گے نا کہ میں فیض حمید کی گود میں بیٹھا رہا ہوں, یہ میرا بلنڈر ہے, فیض حمید نے مجھے مس یوز کیا اپنے آرمی چیف بننے کے لیے اور پکڑ کے میری جماعت کو ٹانگ دیا. میں نے دیکھے اسی وقت کہا تھا خان صاحب احتیاط سے چلیں, یہ آپ کو بہت کریں گے. اور اب آپ دیکھیں, آپ ان کو سائفر کیس میں پھنسا دیا ہے. میں اندر سے بہت دکھی ہوں. میں نے ابھی بھی اپنی ویڈیو میں, لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں جو اپلوڈ ہوئی ہے, میں نے آرمی چیف سے کہا کہ اگر آپ فیض حمید اور باجوہ کو سزا نہیں دے سکتے تو پلیز خان صاحب کو بھی چھوڑ دیں. یہ ہمدردی کا جملہ کیا طارق جمیل صاحب نے کبھی بولا؟ کسی اور نے بولا؟ کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرا مقدمہ اپنی جگہ قائم ہے. خان صاحب ماننے نا کہ میں نے غلط کیا, مجھے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے تھا. اور یہ ان کے سارے وزیر اس وقت کہتے تھے سیم پیج سیم پیج سیم پیج. سیم پیج کا مطلب کیا تھا؟ وہی گود میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو دوسرے جو ہے وہ تو مانتے ہیں اچھا کہ ہم نے یہ کیا, ہم سے غلطی ہوئی. اچھا اب یہ جب دوبارہ آئے ہیں, اب وہ انہوں نے اس کا اسکیپ روٹ نکال لیا نواز شریف صاحب نے. انہوں نے کہا کہ بھی میرے ساتھ زیادتیاں تو بہت ہوئی ہیں لیکن میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. ایک درمیان کا راستہ نکال لیا, ٹھیک ہے. تو خان صاحب کو برملا یہ بات ماننی چاہیے کہ اس وقت ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور آخری بات, خان صاحب سے ہم یہ گلہ شکوہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف بے نظیر کے مقابلے پہ خان صاحب کو ایک آئیڈیل لیڈر کے طور پہ مانا تھا. ہماری بڑی امیدیں تھیں ان سے, ٹھیک ہے. لیکن 2014 میں ایک کنٹینر پہ چڑھے, ٹھیک ہے, اور وہی کام کیا جو پی ڈی ایم نے 2022 میں کیا. یہ سیم وہی کام ہے. تو کب تک یہ ایک دوسرے سے؟ تو لہذا میں تمام اپنے جو اوورسیز کو بتاؤں کہ میں خود یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ڈسا ہوا ہوں شروع سے. لہذا میرے بارے میں کوئی یہ گمان بھی نہ کرے کہ میں کبھی ان کا اعلی کار بنوں گا. آپ یہ تو مان لیجئے گا کبھی میں خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جاؤں, فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں, نواز شریف کے ساتھ بیٹھ جاؤں, بیٹھا میں نے ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ بالکل نہیں. کیوں؟ میں آئینی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے تو پالیٹکس میں لچ تلیں. یہ اتنا بڑا میرا مقدمہ ہے کہ 2013 میں عمران خان کو ووٹ ڈال کے بھی 2014 میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے میں نے کہا یار یہ بھی اسی پٹی پہ چڑھ گیا. 2018 میں نے ووٹ نہیں ڈالا. اور اگلی بات 2023-24 کے الیکشن میں میں خان صاحب کو ووٹ ڈالوں گا اگر یہ اپنے بیانیے کے اوپر قائم رہے. لے یہ بھی لے لیں اگر انہوں نے کمپرومائز نہ کیا, ٹھیک ہے. کیونکہ میرا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرے گا میں اسے ووٹ ڈالوں گا. آپ خوش ہیں جی آپ لوگ؟